सो हे गाइस, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लीगल मेथड्स की एक सीरीज़ बना करके चल रहे हैं जहां हम लोगों ने पिछली वीडियो पर बात करी थी सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे पर। हमने बोला लॉ के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, बट मॉडर्न टाइम पर हम लोग सिर्फ 3 सोर्सेज पर फोकस करते हैं। और ये जो सोर्सेज हैं, ये सोर्सेज हैं कस्टम्स, लेजिस्लेशंस एंड प्रेसिडेंट्स। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके कस्टम्स, लेजिस्लेशंस एंड प्रेसिडेंट्स को कवर करेंगे, बट आज की इस वीडियो पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कवर करने वाले हैं कस्टम्स को। तो हम लोगों ने बात करी थी कि सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब होता क्या है और सोर्सेज ऑफ लॉ क्या क्या है। तो आज हम लोग फोकस करेंगे फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ जो है हमारा कस्टम। अब हम कस्टम को फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कस्टम वो चीज़ है जो टाइम इमेमोरियल से चलते हुए आ रही है। जब हमारे पास कोई लेजिस्लेशंस नहीं थे, जब पार्लियामेंट नहीं थी, तब भी कस्टम्स थे। तो इसलिए हम लोग कस्टम्स को फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ मानते हुए पढ़ेंगे और इसको समझते हुए आगे को चलेंगे। ठीक है, तो कस्टम्स का बेसिक एग्जाम्पल क्या है? अगर कोई पूछे तो सबसे अच्छा इसका आंसर हो सकता है इंग्लिश कॉमन लॉ, जो ब्रिटेन पर लॉ फॉलो होता है और जिस लॉ के ऊपर हमारा लीगल सिस्टम बेस्ड है, विच इज़ इंग्लिश कॉमन लॉ। तो इंग्लिश कॉमन लॉ इज इंटायरली बेस्ड ऑन कस्टम्स। ठीक है, जो कस्टम्स हैं, कस्टम्स आर दी एंशियंट सोर्स ऑफ लॉ। हमने जब बात करी थी सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे पर, तो हम लोगों ने कहा था कस्टम्स आए कहाँ से किसी को नहीं पता, बट हैं क्योंकि फॉलो हो रहे हैं। अब जो कस्टम्स होते क्या हैं बेसिकली, कस्टम्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रीति रिवाज, है ना? जो रीति रिवाज है ये कस्टम्स हैं। तो बेसिकली जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ये एक टाइम के बाद आने के बाद दे टेक द फॉर्म ऑफ अ लीगल कस्टम, बिकॉज सोसाइटी इसको सैंक्शन करवाती है। अगर आप कोई लॉ को तोड़ते हो, अगर आप सपोज आईपीसी में कोई क्राइम मेंशन है और आप उस क्राइम को कमिट कर देते हो, तो क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्टेट उस लॉ को इन्फोर्स करवा रहा है। ठीक उसी तरह अगर आप किसी कस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो सोसाइटी उसको इन्फोर्स करवाती है। दैट इज वाई दीज कस्टम्स ऑल्सो हैव सैंक्शंस एंड दीज सैंक्शंस कम्स फ्रॉम सोसाइटी। अब पहले बात करते हैं कस्टम होता क्या है, कस्टम्स को डिफाइन कैसे करा गया है, अलग अलग जूरिस्ट्स ने कस्टम को कैसे डिफाइन करा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेटलमेंट की। मैं सेटलमेंट की बताई हुई डेफिनेशन को अगर पढ़ूंगा तो उसको आप देख लीजिएगा, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो या। ठीक है, तो कस्टम इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स which have commended themselves to the national conscience as principles of justice and public utility। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ। कस्टम इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स which have commended themselves to the national conscience as principles of justice and public utility। तो सेटलमेंट क्या बोल रहे हैं? सेटलमेंट बोल रहे हैं कस्टम एक ऐसे प्रिंसिपल का एम्बॉडीमेंट है जो खुद को लोगों के कॉन्शियंस के अंदर जो बेस्ड है पब्लिक यूटिलिटी और जस्टिस के ऊपर। कोई भी ऐसे कंसेप्ट, कोई भी ऐसा प्रिंसिपल जो लोगों के कॉन्शियंस के अंदर बेस्ड है। शादी करना, ठीक है, अब शादी करना लोगों के कॉन्शियंस के अंडर बेस्ड है एंड दिस इज जस्ट एंड इज बेस्ड ऑन पब्लिक यूटिलिटी। तो अगर कोई ऐसा एम्बॉडीमेंट है देन वी कैन कॉल सच एन एम्बॉडीमेंट एज कस्टम। अब जो सेटलमेंट ने कहा कि कस्टम अगर वैलिड होगा तो उसकी एब्सोल्यूट लीगल अथॉरिटी होगी, एंड उन्होंने कस्टम को 2 पार्ट पे डिवाइड करा है। उन्होंने कहा है कस्टम 2 टाइप के हो सकते हैं, जनरल कस्टम एंड लोकल कस्टम। अब जनरल कस्टम क्या होते हैं? जनरल कस्टम वो कस्टम होते हैं जो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट फॉलो होते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें, अगर इंडिया में पूरे इंडिया पर कोई कस्टम फॉलो होता है देन इट इज़ अ जनरल कस्टम। बट इंडिया के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर कोई कस्टम फॉलो होता है, जैसे जल्लीकट्टू सिर्फ आपका साउथ साइड पर होता है, चेन्नई और तमिलनाडु वाले एरिया पर, और महाराष्ट्र के कुछ एरिया पर भी फॉलो किया जाता है। तो जो जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस है ये उस एरिया का एक लोकल कस्टम है, ये पूरे जनरल इंडिया पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर कोई कस्टम पूरे इंडिया पर फॉलो हो देन इट इज़ अ जनरल कस्टम। बट अगर वही कस्टम सिर्फ और सिर्फ किसी इंडियन टेरिटरी के ऊपर फॉलो होता हो देन इट इज़ अ लोकल कस्टम। अब बात करते हैं ऑस्टिन की। तो ऑस्टिन ने क्या बोला है? ऑस्टिन ने बोला है कस्टम इज अ रूल ऑफ कंडक्ट which the governed observe spontaneous and not in pursuance of law settled by political superior। तो इसका मतलब क्या है? ऑस्टिन
क्या बिलीव करते हैं? ऑस्टिन बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल सुपीरियर होगा, जो लॉ वो बनाएगा वो लॉ है, अदरवाइज कोई चीज़ लॉ नहीं है। तो ऑस्टिन के लिए जो कस्टम्स हैं दे आर नॉट लॉ अंटिल पॉलिटिकल सुपीरियर उसको सोर्स ऑफ लॉ बनाकर रखिए। अगर सुपीरियर बोले कि इसको फॉलो करो, कमांड ऑफ सोवरिन बोले कि हाँ ये लॉ होगा, देन अ कस्टम विल बी लॉ, अदरवाइज अ कस्टम विल नॉट बी लॉ। तो ऑस्टिन का मानना ये था। तो ऑस्टिन ने ये बोला कि कोई भी ऐसा रूल ऑफ कंडक्ट जो लोगों को गवर्न करता हो एंड इन बिना पॉलिटिकल सुपीरियर के परसुएंस के, देन इट इज अ कस्टम, बट कस्टम इज नॉट लॉ। इट इज अ पब्लिक मोरालिटी, इट इज नॉट अ लॉ। पब्लिक अपने आपस में उसके लिए फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन देयर मॉरल्स, बट वो लॉ नहीं है। ऑस्टिन का मानना ये था। तो ऑस्टिन ने कहा कि अगर पॉलिटिकल सुपीरियर उस कस्टम को लॉ का फॉर्म दे देगा देन इट विल बी लॉ, अगर नहीं देगा देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कस्टम, मतलब कंसिडर्ड एज अ लॉ। तो ऑस्टिन के लिए कस्टम वॉज नॉट अ लॉ। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ कि ऑस्टिन ने क्या बोला था। ऑस्टिन ने कहा था कस्टम इज अ रूल ऑफ कंडक्ट विच द गवर्नड ऑब्जर्व स्पॉन्टेनियस एंड नॉट इन परसुएंस ऑफ लॉ सेटल्ड बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कीटन की, तो कीटन ने बोला था customary law may be defined as those rules of human action. Customary law may be defined as those rules of human action established by usage and regarded as legally binding by those whom the laws are applicable, which are adopted by the courts and applied as source of law, because they are generally followed by the political society as a whole or by some part of it. फिर से अगर आप इसको लिखना चाहो तो कस्टमरी लॉ में बी डिफाइंड एज दोज रूल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन established by usage and regarded as legally binding by those whom the rules are applicable, which are adopted by the courts and applied as source of law, because they are generally followed by the political society as a whole or by some part of it. तो रॉबर्ट कीटन क्या बोल रहे हैं? कीटन बोल रहे हैं कि जो कस्टम्स हैं वो क्या है? अगर कोई चीज़ को आप और मैं मिलकर के फॉलो करें एज अ यूसेज, एज अ कन्वेंशन कि हम ऐसा काम करेंगे और आपस में हम बाइंड हो रहे हैं, तो कोर्ट भी उस चीज़ को लीगली कंसिडर करना शुरू करेगा एज अ सोर्स ऑफ लॉ एंड विल बाइंड इट बाय अस, या पूरे कंट्री के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर, या कोई पार्ट के अंदर। तो अगर सपोज मैं किसी एरिया पर जाकर के अगर कहूँ कि मैं आपको एक, हमने एक यूसेज बना दी कि अगर कोई सामान खरीदता है पहले सामान भेजेगा, पैसे 1 महीने के बाद मिलेंगे, तो एक कन्वेंशन बनते हुए आ गई। तो अगर कन्वेंशन है ऐसी कोई जो एक स्पेसिफिक एरिया पर या पूरे नेशन पर फॉलो होता हो, देन इट इज अ कस्टम। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि कस्टम आए कहाँ से? वेयर डू दीज कस्टम्स कम फ्रॉम? इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम जाते हैं अर्ली मैन के टाइम्स पर, जो मैंने लॉ का व्हाट इज़ लॉ की वीडियो बनाई है जहाँ पर को हमने बात करी थी लॉ आया कहाँ से, लॉ होता क्या है। तो अगर हम उस सोसाइटी में वापस जाते हैं तो हमने क्या कहा था? स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ वॉज द मेन क्राइटेरिया। अगर मैं फिजिकली स्ट्रांगर होऊंगा तो जो मैं बोलूँगा वो होगा। दैट वॉज हाउ लॉ यूज टू बी गवर्नड। ठीक है। बट अब मैं जब बात कर रहा हूँ एक उस सोसाइटी के बारे पर, तो हो सकता है कि कुछ लोग साथ निकल करके आए, जो हमने कहा था कॉमनवेल्थ की बात करी थी। अब 8-10 लोग साथ निकल करके आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर चीज़ से खुद को गवर्न कर रहे हैं। जो पर्टिकुलर चीज़ थी, जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म था जिससे वो ग्रुप गवर्न होता था, वो चीज़ बनी कस्टम। अब सपोज वो 8-10 लोगों ने अपने एक कस्टम बनाया। अब उन 8-10 लोगों का कोई लीडर रहा होगा, उस लीडर ने इन लोगों के साथ मिलकर ये कहीं अटैक करे, नए एरिया पर पहुंचे। अब ये 8-10 लोग 16 लोग बन गए, 32, 64, 128, है ना? तो आगे बढ़ते 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 चलता रहा, क्योंकि उन लोगों ने उस पर्टिकुलर एरिया पर कब्जा करा और जो वो चीज़ फॉलो करते थे, जो जिस चीज़ से खुद को बाइंड करा करते थे, वो उन्होंने आगे करना शुरू कर दिया। अब ये केस है जब कोई पॉलिटिकल लीडर ना रहा हो, एक इंसान ना रहा हो, 100 लोग रहे हो, 100 लोगों ने मिलकर के खुद को गवर्न करने के लिए एक पूरी सोसाइटी ने मिलकर के सिस्टम बनाया हो और वो सिस्टम उसको गवर्न करते हुए चला रहा हो। तो लोगों ने खुद को गवर्न करने के लिए ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे, जिनको उन्होंने कस्टम बोला। जैसे शादी। अब शादी का पर्पस क्या था? क्योंकि अगर हम अर्ली मैन के टाइम पे चले जाएं तो शादी का बेसिक पर्पस क्या है? रिप्रोडक्शन। लोग पहले भी करते थे बिना किसी शादी के कंसेप्ट के। शादी का कंसेप्ट आया क्यों? अगर आप सोशियोलॉजी में पढ़ोगे, शादी का कंसेप्ट इसलिए आया कि जो इनहेरिटेंस है उसको आप देख सको। अब सपोज एक विमेन के मल्टीपल पार्टनर्स थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल उस सोसाइटी में थे,
क्योंकि उसके एविडेंसेस फाइंड आउट हैं। तो अब दिक्कत क्या निकल करके आती थी, विमेन ने मल्टीपल पार्टनर्स हैं, वो प्रेग्नेंट है, उसका जब बच्चा हो तो बच्चा है किसका, किसकी प्रॉपर्टी को वो लेगा। उन सपोज 10 लोग थे, उन 10 में से किसका वो बच्चा है, किसी को नहीं पता था। तो उसको रेगुलेट करने के लिए वी केम विद द कंसेप्ट ऑफ मैरिज। अब मैरिज कैसी होती थी उस टाइम पर, पॉलीएंड्री या पॉलीगैमी, एक आदमी की मल्टीपल वाइफ्स या एक विमेन के मल्टीपल हस्बैंड्स। तो माना जाता था जो बच्चा होगा उस पूरे ग्रुप का होगा, उस पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी उस बच्चे के पास जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके वो कंसेप्ट निकल करके आना शुरू हुए। तो लोगों ने बाद में रियलाइज करा कि पॉपुलेशन इंडेक्स की दिक्कत है, बाकी दिक्कतें हैं, तो फिर वो मोनोगेमी का फॉर्म लेते हुए निकल करके आने लगी। अब शादी करने के लिए भी लोगों ने एक पूरा रीति रिवाज बना कर रखी है। अब 7 फेरे लोगे, आप निकाह पढ़ोगे, आप किसी प्रीस्ट के आगे जाकर के गॉड के सामने ब्लेसिंग लेकर के प्रोमिसेस पढ़ करके शादी करोगे। तो अलग अलग जगह के अलग अलग कस्टम्स निकल करके आना शुरू हुए। अब जो ये कस्टम्स हैं, उन्होंने लॉ का फॉर्म लिया। ठीक है, अब पूरी सोसाइटी ने इनको अपने अंदर लेना शुरू करा और इन कस्टम्स को अपने अंदर ढाल के रख लिया, एंड दे बिकेम अ सोर्स ऑफ लॉ। तो अगर हम बात करें सर हेनरी मेन की, सर हेनरी मेन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हेनरी मेन जो है वो सोशियोलॉजिकल स्कूल की बात करते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो जो कस्टम की हम बात करें कहाँ से निकल करके आया है, ये निकल करके आए सोसाइटी से। जब कस्टम निकल करके आए हैं सोसाइटी से, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि जो लोग उस सोसाइटी की स्टडी करते हुए निकल करके आए हैं, जिन्होंने बोला है लॉ इज द कॉमन विल ऑफ पीपल, उन लोगों की बात भी करें। तो हेनरी मेन बोलते हैं कस्टम इज कंसेप्शन पोस्टीरियर टू दैट ऑफ थीमिस्टिस और जजमेंट। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कस्टम को रिलेट करा है, जो थीमिस्टिस थीमिस का सिस्टम है, थीमिस वॉज द ग्रीक गॉड, ग्रीक गॉडेस और गॉड ऑफ जस्टिस। तो कस्टम को उन्होंने बोला है कि ये एक कंसेप्शन है जो जजमेंट ऑफ गॉड के ऊपर बेस्ड है, तो लोगों ने निकाल करके दिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कस्टम अलग अलग स्टेप से निकल करके चलता है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई डिवाइन इंस्पिरेशन निकल करके आए, ठीक है, जब राजा था, राजा कौन था, किंग वॉज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, लीगल हिस्ट्री पढ़ोगे, तो क्या कहा गया था, अगर आप डिवाइन लॉ थ्योरी पढ़ोगे, किंग वॉज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो जो किंग की बात है, भगवान की बात है, तो जो भगवान बोल रहे हैं दैट इज अ लॉ। तो इट वॉज बेस्ड ऑन डिवाइन इंस्पिरेशन। फिर अब कस्टम डेवलप कैसे हुए, अब एक राजा ने कोई चीज़ कुछ लोगों से बोल दी, एक आदमी था, सपोज मैं हूँ, मैं बहुत फिजिकली स्ट्रांग था उस टाइम पर, मैंने अपने जो लोग मुझे फॉलो करते थे उनसे कहा कि आप ऐसा काम करो, उन्होंने वो काम करना शुरू करा। तो उसके बाद मैं वो एक प्रैक्टिस में आ गया उन लोगों की। उसके बाद मैंने कुछ और जगह को अटैक करा, उनको कैप्चर करा, जो नए लोग आते गए उन लोगों ने उन लोगों को चीज़ सिखाना शुरू करी कि आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी बिकॉज उसने बोला है। अब मैं मर गया, मेरे बाद भी जो नया रूलर बनेगा या जो ग्रुप है, वो जब ग्रुप आगे जाना शुरू करेगा तो वो उस चीज़ को आगे लेकर के जाएगा और उसको कवर अपॉन करेगा। जो ये कवर अपॉन हो रहा है, दैट इज हाउ कस्टम वॉज डेवलप्ड। उसके बाद क्या हुआ, अभी जो नॉलेज थी कस्टम की, मैंने उन 8 लोगों को बताई थी। अब ये 8 लोग बने प्रीस्ट। ठीक है, ये 8 लोग अब इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने क्या कहा है, वो जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे क्योंकि वो मेरे अंडर, मेरे डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर है। तो जैसे अगर आप बात करो क्रिश्चियनिटी की, तो क्रिश्चियनिटी कैसे प्रोपोगेट हुआ, जीसस थे, चले गए, उनके डिसिपल्स आए, उनके डिसिपल्स ने दुनिया में जा करके उनके गॉस्पेल सुनाया, एंड दैट इज हाउ क्रिश्चियनिटी वॉज सेंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, क्रिश्चियनिटी वहाँ से निकल करके आई, हाउ, अ कस्टमरी प्रैक्टिस। अब जो डिसाइपल्स थे ये क्या थे, ये प्रीस्ट थे, इनके पास नॉलेज थी कि कस्टम कैसे हैं, कैसे इसे फॉलो करना है, बैप्टिज्म कैसे करना है, कैसे बैप्टिज्म होता है, कैसे क्या खिलाया जाता है, किस टाइम पर करा जाता है। तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स इन प्रीस्ट ने बना करके उसको फॉर्मलाइज करा। द मोमेंट इट वॉज फॉर्मलाइज, इट वॉज कोडिफाइड। अब कोडिफाई कैसे हो सकता है, या तो कहीं आपने उसको लिख दिया, स्मृति श्रुति की बात करोगे, स्मृति इज फ्रॉम मेमोरी, जब सुनते हो, श्रुति इज वन समथिंग दैट इज रिटन ऑन लीफलेट्स या कहीं पर को भी, जब ये चीज़ लिखी हुई मिली, बाइबल, वर्ड ऑफ गॉड, इसी को तो प्रोपोगेट करा गया है ना। अब ये जो कोडिफाइड है, ये कोडिफाइड है, यहाँ लिखा गया है, तो ये कोडिफिकेशन के फॉर्म पर निकल करके आ गया। अब कोडिफिकेशन या तो ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट के पेपर होगा, या किसी एंशिएंट टेक्स्ट के फॉर्म पर होगा, या एक मेमोरी वाइज चलते हुए निकल करके आएगा। आपको आपके पेरेंट्स ने कुछ बताया, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड पर हमारे वहाँ एक फूल देह का त्यौहार होता है, जहाँ पर को लड़कियाँ जाती हैं, बच्चे जाते हैं, वो लोग घर पे चावल डालते हैं और प्रे करते हैं। ठीक है, तो एक कस्टम है, वो कस्टम उत्तराखंड का लोकल कस्टम है। हरेला है, कुछ जगह हरेला मनाया जाता है, जो हरेला का त्यौहार है वो एक लोकल कस्टम है। तो
वो अब हमने कहीं लिखा, कहीं लिख नहीं रखा है, कहीं पढ़ा नहीं है, बट वो स्टेप बाय स्टेप, वे बाय वे निकल करके हमारे पास आया है. सो दैट इज हाउ द कस्टम वॉज कोडिफाइड. अब सेकेंडली क्या है, शादी है. शादी के 7 फेरे होते हैं, तो वो कहीं कोडिफाइड नहीं है, बट उसको स्टैट्यूट ने कोडिफाई कर दिया. गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने देखा ये कस्टमरी प्रैक्टिस है, इसका लॉ बना दो, तो उन्होंने एक स्टैट्यूट के फॉर्म पर उसको कोडिफाई कर दिया. तो इस तरीके से कस्टम लॉ बन जाता है कितनी बार. ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह जा करके बात करी है, बट जब हम कस्टम की बात करते हैं, हम अलग अलग जूरिस्ट्स ने, हॉलैंड है, हेनरी मेन है, ये बेंथम है, बहुत सारे लोगों ने कस्टम की बात करी है. अलग अलग लोगों ने, एलन ने कस्टम्स को डिफाइन कर रखा है. अब जब हम बात कर रहे हैं कस्टम की, एलन का मतलब सी के एलन. अगर आप पढ़ोगे सी के एलन को, सी के एलन ने भी कस्टम्स के ऊपर काफ़ी सारा काम कर रखा है. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कस्टम्स की, तो कस्टम्स को हम 2 क्लास पर डिवाइड कर सकते हैं. सैलमन का एक कोट आता है. सैलमन बोलते हैं, कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट. कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट. क्योंकि लॉ का काम स्टेट को गवर्न करना है, वैसे कस्टम का काम सोसाइटी को गवर्न करना है. तो सैलमन ने एक एनालॉजी ड्रॉ करी थी. ठीक है, सैलमन का बहुत फेमस कोट है, मुझे भी याद आया, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं. अब हम बात करते हैं जब कस्टम की, तो कस्टम को आप 2 क्लास पर डिवाइड कर सकते हो. कैसे? कस्टम 2 टाइप की हो सकते हैं. मैंने बात करी हरेले की, मैंने बात करी फूल दे के त्योहार की. जो मैंने बात करी, एक कस्टमरी प्रैक्टिस है. अब जो फूल दे है और जो हरेला है, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन मी, आर दे? अगर मैं चाहूँ तो करूँ, चाहूँ तो ना करूँ. ना करूँ तो कौन क्या कर लेगा? कुछ करेगा नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट बाइंडिंग. तो कस्टम्स 2 टाइप के होते हैं. कस्टम्स विद बाइंडिंग इफेक्ट, विद बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, एंड कस्टम विदाउट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन. अगर कस्टम विदाउट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होगा, तो उनके पास सैंक्शंस नहीं होते हैं, बट फिर भी हम फॉलो करते हैं. मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ. लेट अस से किसी की डेथ हो गई, फ्यूनरल है. अब वहाँ जा करके ढोल नगाड़े पीट करके बैंड बाजा बजा रहे हो, तो क्या होगा? सोसाइटी आपका क्या करेगी? बाहर के भगा कर फेंक देगी. या शादी है, शादी में हम आतम वाले गाने लगा कर बैठे हो, अवरोध हो रहे हो, तो क्या होगा? समझ रहे हो? एक ट्रेडिशनली कोई चीज़ फॉलो होकर क्या रही है. हम फ्यूनरल्स पर, जैसे फॉरेन कंट्रीज में ब्लैक कपड़े पहने जाते हैं, इंडिया में वाइट कपड़े पहने जाते हैं. अब कपड़ों में रंग बिरंगे कपड़े पहन करके, एकदम शेरवानी डाल करके, और ऊपर से पगड़ी वगैरह लगा लूगू करके एकदम हीरो बन करके जा रहे हो, और आपके जो पार्टनर है, आपकी जो वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सच करके एक फ्यूनरल पे जा रही है, तो क्या होगा? राइट? आप आउटकास्ट लगोगे. सोसाइटी विल आउटकास्ट यू, दे विल थ्रो यू अवे. भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या समझ में नहीं आता? दे आर गोना स्टार्ट स्कोल्डिंग यू. क्यों? क्योंकि सोसाइटी का एक कस्टम है, बट इसका बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है. अगर आप फ्यूनरल पर या जा करके आप ऐसा कुछ काम कर भी दो, तो क्या कर लेगा कोई? कुछ भी नहीं, बिकॉज बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है उस कस्टम का. वो कस्टम है, ट्रेडिशन है. आपको लोग, आपसे लोग बात करना बंद कर देंगे, आपको आउटकास्ट कर देंगे, आपको फेंक कर बाहर छोड़ देंगे, बट लीगली वो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज लीगली आपने कोई गलत काम लीगली नहीं करा है. ठीक है, अब हम जब बात करते हैं इन कस्टम्स की, तो दीज कस्टम्स नॉट लीगली बाइंडिंग, बट दे हैव टू बी फॉलोड बिकॉज सोसाइटी एज अ लार्ज फॉलो करने की बात करती है. तो दीज कस्टम्स आर नोन एज सोशल कस्टम्स. इनको सोसाइटी गवर्न करा रही है. दीज आर सोशल कस्टम्स. अब हम जब बात करते हैं कस्टम्स विद बाइंडिंग ऑब्लिगेशन की, हमने क्या कहा था? 2 टाइप के कस्टम्स हैं, कस्टम्स विदाउट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, कस्टम विद बाइंडिंग ऑब्लिगेशन. अब ये कस्टम विद बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्या है? ये ऐसे कस्टम्स हैं जो आपको फॉलो करना कंपलसरी है. अगर आप नहीं करोगे, आपको पनिशमेंट मिलेगी. एग्जाम्पल देकर बताता हूँ. बच्चों का ध्यान रखना. अब अगर किसी के बच्चे होते हैं, वो उसको उठा करके फेंक कर आ जाए, तो क्या? इज इट अ क्राइम और नॉट? क्राइम है. इनहेरिटेंस है, वो अपने बच्चों को इनहेरिटेंस देने से मना कर दे, तब क्या? इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी. सपोज मैं हूँ, मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मैंने खुद प्रॉपर्टी अर्न नहीं करी है, अब मैं अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देने से मना कर दूँ, तो क्या होगा? कैन आई डू दैट? नो, बिकॉज इट्स अ कस्टम. प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी? द रीजन फॉर मैरिज वॉज दी ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी कैसे जा रही है, दैट इज द बिगर क्वेश्चन दैट यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन. राइट? अब ये जो, अगर मैं काम करना बंद कर दूं, अगर मैं बच्चों को पालना बंद कर दूं, एजुकेशन ना दूं, उनको खाना पीना खिलाना बंद कर दूं, है ना, अगर मैं ऐसे हरकतें करना शुरू कर दूं, तो क्या होगा?
That is a big question. Can I be allowed to do that? The answer is no, because that is a custom with binding effect. एक कस्टम है. अगर बच्चों को मैं बच्चों की अच्छी परवरिश ना भी करूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कौन क्या करेगा? सो मेरे हाथ पर है ना कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से पाल पोस रहा हूँ, कैसे उनको बड़ा कर रहा हूँ. दैट इज़ माई प्रेरोगेटिव. बट अगर मैं वो काम करूँ ही ना तो क्या होगा? तो सोसाइटी विल पनिश मी, आई विल बी सेंट टू जेल, आई विल बी आस्क्ड टू कंपनसेट द किड. वो मेरी ड्यूटी है, बिकॉज इट इज़ अ बाइंडिंग कस्टम कि आपको काम करना ही करना है. अब जो ये कस्टम होते हैं विद बाइंडिंग इफेक्ट, इनको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. वन इज लीगल कस्टम, द सेकेंड वन इज कन्वेंशनल कस्टम. ठीक है, लीगल कस्टम और कन्वेंशनल कस्टम, दोनों जो कस्टम होंगे, लीगल कस्टम हो भले वो कन्वेंशनल कस्टम हो, दे विल बी कस्टम्स विद बाइंडिंग ऑब्लिगेशन. ये आप करने से बाउंड हो. अब लीगल कस्टम्स क्या होते हैं? सपोज लेट अस से, जो हमने बात करी प्रॉपर्टी का, हमने एग्जांपल दिया कि प्रॉपर्टी कैसे बच्चों को डिवॉल्व होगी, कैसे आप बच्चे की अपब्रिंगिंग करोगे, कैसे बच्चों का अडॉप्शन होगा, कैसे आप शादी करोगे. दीज थिंग्स आर गवर्न्ड बाय अ कस्टम एज वेल एज बाय एन एक्ट. हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट. ठीक है, जो अलग अलग एक्ट, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट, हाँ, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हाँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट. जो ये एक्ट्स हैं, उन्होंने इन कस्टम्स को लीगलाइज कर दिया है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कर्ता की ड्यूटी क्या होगी, कर्ता कैसे काम कर सकता है. जब आप फैमिली लॉ पढ़ोगे आप इन चीज़ों को पढ़ोगे. ठीक है, तो कर्ता की ड्यूटी क्या है, अब कर्ता कैसे काम करेगा, ये सब कस्टमरी प्रैक्टिसेस थी, बट दे हैव गॉट द फॉर्म ऑफ अ स्टैट्यूट. अब एक लॉ आकर के बोल रहा है कर्ता ये काम कर सकता है, कर्ता ये काम नहीं कर सकता है. दिस इज नाउ पार्ट ऑफ अ स्टैट्यूट. So it is a custom with a binding effect and it is also a legal custom. लीगल कस्टम वाई? बिकॉज लॉ ने इस कस्टम को मान लिया है, लॉ ने इस कस्टम को रिकग्नाइज कर दिया है फॉर्म ऑफ अ एक्ट. ऑस्टिन के लिए दीज काइंड ऑफ कस्टम्स आर लॉ, बट कन्वेंशनल कस्टम्स आर नॉट लॉ. वाई? बिकॉज जो पॉलिटिकल सुपीरियर है उसने इसको लॉ नहीं बोला है, जो लीगल कस्टम्स है उनको बोला है. जो आपका पॉलिटिकल सुवरीन है उन्होंने बोला है कि आपको फॉलो करना है, अगर नहीं करोगे पनिशमेंट देंगे. ठीक है, तो जो ये कस्टम्स है बेसिकली दे आर नेगेटिव इन ऑपरेशन, और आप अगर चाहो ना चाहो तो तभी आपको फॉलो करने पड़ेंगे. मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ. जब आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे, आप देखोगे सेक्शन 5 बताता है, बात करता है द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड मैरिज. सेक्शन 5 बात करता है उसकी, और सेक्शन 7 है आई गेस जो बात करता है सप्तपदी की. ठीक है, 9 इज आरुसियार. हाँ, सेक्शन 7 बात करता है सप्तपदी की, द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज की. तो 7 फेरे लेना हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कंपलसरी है. अब अगर आप 6 फेरे ले लो तो आपकी शादी वॉइड है, क्योंकि आपने कस्टम फॉलो नहीं करा. भले आप उसको रजिस्ट्रेशन करा दो, आपने लोगों के सामने शादी करी, सब कुछ आप काम करके आ गए हो, आप लोग कह रहे थे कि शादी होगी, ध्यान किसी ने दिया नहीं था ना, बट आप 6 फेरे लेकर के आए हो, आपने का 7वां फेरा ना लिया हो, देन दैट मैरिज इज वॉइड, बिकॉज इट इज़ अ लीगल कस्टम. आपको फॉलो करना कंपलसरी है, आप नहीं करोगे यू विल बी पनिश्ड. दैट इज वाई इट इज़ अ नेगेटिव ऑपरेशन. आप शादी कर रहे हो, ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, आप रजिस्टर करा के आ गए, ठीक है, बट वो 7 फेरे अगर आपने ना नहीं लिए होंगे, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड मैरिज. दैट इज़ अ लीगल कस्टम. अब बात करते हैं कन्वेंशनल कस्टम की. तो कन्वेंशनल कस्टम क्या होते हैं? कन्वेंशनल कस्टम वो कस्टम्स हैं जिनको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, बट हम आपस में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. जैसे हमने बात करी थी विदाउट बाइंडिंग इफेक्ट की, बट दीज कस्टम से बाइंडिंग इफेक्ट. बाइंडिंग इफेक्ट हाउ, मैं बताता हूँ. लेट अस से आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा कुछ काम करेंगे. लेट अस से ये पानी की बोतल है, मैं आपको पानी की बोतल को बेचूंगा और आप मेरे को उसके बदले इतने रुपये 1 महीने के बाद दोगे. ये एक प्रथा चलते हुए आ रही है. जैसे प्रथा का मतलब क्या है कि मैं आपको आज गुड्स देता हूँ, आप गुड्स मिलने के 1 महीने के बाद मुझे पेमेंट देते हो. ये कस्टम चलते हुए निकल करके आ रहा है. अब अगर मैं 1 महीने की, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा 2 महीने के बाद देने पड़ते हो, या आप पहले पैसे देते हो, या पहले आप गुड्स भिजवाते हो, तो किसी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, साइन करके चला गया, तो मैंने उसको गुड्स भिजवाए, उसने मुझे अब पेमेंट नहीं दिया, मैंने केस कर दिया, पेमेंट नहीं मिल रहा है मेरे को. तो कोर्ट कहेगी क्या, ये कस्टम है, ये कन्वेंशनल कस्टम है कि आप 1 महीने के बाद पैसे लेते हो. तो देन आई हैव टू फॉलो दैट कस्टम, देन दैट कस्टम इज अ बाइंडिंग इफेक्ट. अब जो कस्टम है, ये कस्टम बेसिकली जो होता है, ये कस्टम बेसिकली
आपका और मेरे बीच का कस्टम है, हम लोग आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको हम फॉलो कर रहे हैं, ये आपके मेरे बीच में बाइंडिंग है, ऑटोमेटिकली बाइंडिंग है, अगर आप चाहो ना चाहो फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस हैज़ बीन अ कन्वेंशनल कस्टम, एक कन्वेंशन, एक यूसेज है। जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जब जैक स्पैरो आता है फर्स्ट मूवी पर, वो आकर के सिक्का देता है मेरे जहाज़ का ध्यान रखना करके, देन दैट इज़ अ कस्टम। नाम हम कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक कन्वेंशन है, आप पैसे दोगे, भले वो करप्शन था दिखाने के लिए, बट ऐसे ही डॉक्स वगैरह में कन्वेंशन होते हैं कि शिप आकर के बोर्ड कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी, वो देना, टैक्स देना कंपलसरी। आप कभी जाते हो, आप ट्रैवल करते हो, तो आप जगह जगह टोल देते हो, आप मंदिर जाकर के इतर पर चढ़ाते हो, 51 पे चढ़ा रहे हो, है ना। अगर आपने कुछ सर्विस ली है, या आप कोई एग्जाम्पल मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है कन्वेंशनल कस्टम का कोई अच्छा सा, एग्जाम्पल कन्वेंशनल कस्टम का मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट वही एग्जाम्पल है यूसेज वाला कि आप शिप पर आकर के या कुछ काम कर रहे हो, शिप वाला जो कॉन्ट्रैक्ट का जो निकल करके आता है, वही बेसिक एग्जांपल निकल करके आता है कन्वेंशनल कस्टम्स पर, कि आप अपन में कॉन्ट्रैक्ट पर एंटर कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हमको पता नहीं है, हमें टर्म्स में वो चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर रखी है, बट वो एक प्रैक्टिस उस एरिया की है, तो आप उस एरिया की प्रैक्टिस से आप बाइंड होते हो। हुंडी हुंडी एक जब एन आई एक्ट पढ़ोगे, निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा, तो एन आई एक्ट के अंदर टर्म निकल करके आता है निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट, बट उसमें हुंडी इज ऑल्सो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट, जो एक कस्टमरी निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है। भले ही एन आई एक्ट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, एन आई एक्ट 3 चीज़ों की बात करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रोमिसरी नोट, बट हुंडी इज ऑल्सो अ कस्टमरी निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट। जो हुंडी है, दैट इज अ कन्वेंशनल कस्टम, बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात करते हैं कस्टम, हम समझ गए क्या होते हैं। ठीक है, कस्टम हमने बोला कि 2 टाइप के हो सकते हैं, बाइंडिंग इफेक्ट, नॉन बाइंडिंग इफेक्ट। बाइंडिंग इफेक्ट जो कस्टम होते हैं वो भी 2 टाइप के हो सकते हैं, लीगल कस्टम और कन्वेंशनल कस्टम। तो हम कस्टम समझ चुके हैं, पर अब कस्टम कब वैलिड होगा? तो कस्टम का जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एग्जाम्स पर भी पूछा जाता है, कस्टम के रिक्विजिट्स क्या हैं, व्हाट मेक्स अ कस्टम अ वैलिड कस्टम। अगर मैं आज कुछ कस्टम शुरू करूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? मेरा मन में आया कि मैं कस्टम शुरू कर दूं, तो क्या वो कस्टम कस्टम बन जाएगा? द आंसर इज नो। फॉर अ कस्टम टू बी वैलिड कस्टम, अ कस्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, इट हैज़ टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स, एंड दीज आर नोन एज रेक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम। तो अब ये रेक्विजिट्स होते क्या हैं, हमको समझना इंपॉर्टेंट है। लेट अस से एक कस्टम था, एक चीज़ प्रैक्टिस करी जाती थी बहुत लंबे टाइम से, एंड प्रैक्टिस वॉज कि एक राक्षस था एक गांव के अंदर, और उस राक्षस को हर महीने एक घर के किसी बच्चे की बलि चढ़ा करके देनी पड़ती थी कि वो उस टाउन को डैमेज ना करे। तो एक कस्टमरी प्रैक्टिस फॉलो होती हुई आ रही थी, किसी को नहीं पता वो जो राक्षस था कब के मर गया, ही डाइड लॉन्ग बैक। उसके बावजूद भी वो प्रैक्टिस कंटिन्यूशन पे थी। डाउरी, सती प्रथा, एग्जाम्पल आप समझ सकते हो बहुत सारे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वो एक प्रैक्टिस चलते हुए आ रही थी, और आज के टाइम पर भी अगर प्रैक्टिस चल रही थी, क्या कैन यू कंसिडर इट अ वैलिड कस्टम? द आंसर इज नो, बिकॉज फॉर अ कस्टम टू बी वैलिड उसको कुछ रेक्विजिट्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है रीजनेबिलिटी, अ कस्टम हैज़ टू बी रीजनेबल। इसको आप लिख लो, टॉप हेडिंग डाल लो, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कस्टम या रेक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम। पहला है रीजनेबिलिटी, रीजनेबलनेस। इसको आप रीजनेबिलिटी बोलो, रीजनेबलनेस बोलो, बट अ कस्टम हैज़ टू बी रीजनेबल। अगर कस्टम अनरीजनेबल होगा, देन इट इज नॉट अ कस्टम। तो सती है, डाउरी है, क्या ये रीजनेबल है? सती रीजनेबल है? अगर किसी औरत का पति मर जाए तो उसको जला दो, इज इट रीजनेबल? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट रीजनेबल। हमको पता है कि चीज़ गलत है, बट एक कस्टमरी प्रैक्टिस फॉलो होते हुए आ रही थी, तो कैन यू से इट इज़ अ वैलिड कस्टम? अगर कोई सती प्रथा के फेवर में आर्ग्यू करना शुरू करे, कैन ही कॉल इट अ कस्टम? ही विल से इट्स अ कस्टम। Yeah, true, it is a custom, but the thing is, it is not reasonable. If it is not reasonable, it is not a valid custom, because for the purpose of source of law, so it will not be a source of law. For a custom to be a valid custom, it has to follow certain requisites, and these requisites are essentials to be followed. तो अगर आप फॉलो नहीं करोगे, then the custom will not become the source of law. तो पहला है reasonability, a custom has to be reasonable, very important. ठीक है, सेकेंड इज इट शुड बी इन कन्फर्मिटी विद स्टैट्यूट लॉ। अब आपका आईपीसी है, आपका प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट है, आपके अलग अलग एक्ट्स पास कर रखे हैं। आपको एक कस्टम है जैसे चाइल्ड मैरिज, ठीक है, राजस्थान पर या बहुत जगहों पर चाइल्ड मैरिज वॉज अ कस्टम।
गुजरात में भी हुआ करती थी, पहले के ज़माने में चाइल्ड मैरिज ही हुआ करती थी। पहले से ही जो घर के बूढ़े थे वो बच्चे के पैदा होने से पहले ही शादी तय कर दिया करते थे। सो चाइल्ड मैरिज वॉज द प्रैक्टिस, इट वॉज अ कस्टम। बट एक लॉ पास हो गया। अब देखो मैरिज है, मैरिज का तरीका क्या है, मैरिज इट इज़ अ रीजनेबल काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट नॉट अनरीजनेबल। द रीज़न बीइंग कि चाइल्ड मैरिज कुड बी अ रीजनेबल थिंग बिकॉज मैरिज का पर्पस जो है वो दो लोगों को साथ लेकर आना है, फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले से डिसाइड करके रख दिया, नथिंग बैड इन दैट, बट इट इज़ रॉन्ग। द रीजन इट इज़ रॉन्ग इज बिकॉज ऑफ सर्टेन सोशल प्रेशर, सोसाइटी को रियलाइज हुआ चीज़ गलत भी है। इट बिकेम अनरीजनेबल आफ्टर सम टाइम बिकॉज व्हेन पीपल वर मैच्योरिंग इनफ they realized it. But the thing was, it is not a valid custom because जो आपके स्टैट्यूट हैं वो इसको कन्फर्मिटी में नहीं रखता। आपके पास एक प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। आप चाइल्ड मैरिज करना प्रिवेंट करते हो, सो इट इज़ नॉट अ वैलिड कस्टम। देन द थिंग इज वी हैव सर्टेनिटी, थर्ड रिक्विजिट। पहला है कस्टम शुड बी रीजनेबल, सेकेंड इज इट शुड बी इन कन्फर्मिटी विद स्टैट्यूट। और डाउरी कस्टम है बट इट इज़ नॉट इन कंसोनेंस विद स्टैट्यूट। अब अगर स्टैट्यूट जो है वो उसको बैंड करता है देन इट इज़ नॉट अ वैलिड कस्टम। आप ही नहीं कह सकते वैलिड कस्टम है, डाउरी सब लोग लेते मैं भी लूँगा, नहीं, स्टैट्यूट मना कर रहा है, आप नहीं ले सकते। तो रीजनेबल होना कंपलसरी है। देन सेकेंडली इट शुड बी इन कन्फर्मिटी विद स्टैट्यूट। जो आपका स्टैट्यूटरी लॉ है, जो आपका लेजिस्लेटिव लॉ है, उसके साथ कॉन्सोनेंस पर उसको होना इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज सर्टिनिटी, कस्टम हैज़ टू बी सर्टिन। इफ इट इज़ अनसर्टिन इट इज़ नॉट अ कस्टम। सर्टिनिटी का मतलब क्या है, एक प्रथा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ आप कुछ बोल रहे हो, दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट है। ऐसी तीसरा अगर कुछ और बोल रहा है, अगर ऐसा कंडीशन है कोई कस्टम को लेकर के, देन इट इज़ नॉट अ वैलिड कस्टम। तो कस्टम को सर्टेन होना इंपॉर्टेंट है। इफ कस्टम इज नॉट सर्टेन इट इज़ नॉट अ वैलिड कस्टम। तीन चीज़ें निकल हमने समझी, रीजनेबलनेस with statutory law, consonance with statutory law. Third one is certainty. A custom has to be certain. अगर custom certain नहीं होगा then it is not a valid custom. The fourth thing is consistency. अब जब कस्टम को फॉलो कर रहे हो ना तो कंटिन्यूसली फॉलो होते हुए आना चाहिए, एक कंसिस्टेंट वे में फॉलो होते हुए आना चाहिए। और कंसिस्टेंट किसके साथ होना चाहिए, विद कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। आपका कस्टम में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो उसको बाहर करता हो, इट इज़ अ वैलिड कस्टम फॉर ऑल पर्पजेस। ठीक है, जितने पर्पज है उसके लिए सबके लिए वो कोई स्टैट्यूट से बाहर नहीं कर रहा है, बट फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है किसी के, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट अ वैलिड कस्टम बिकॉज इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट विद द लॉज ऑफ द लैंड। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझा अभी तक, हमने चार चीज़ें समझ ली हैं। रीजनेबल, it should the custom should be reasonable, it should be in consonance with the statute law, it should be certain, it should be consistent. अब पांच आता है हम एंटीक्विटी। अ कस्टम शुड बी एंटीक, ये ना हो कि मैं आज कस्टम बना रहा हूँ कल से कस्टम बन जाए, नहीं, इट शुड बी एंटीक, बहुत पुराना होना चाहिए। और एंटीक कितना होना चाहिए, एंटीक इतना होना चाहिए कि कोई बता ही ना पाए कि कब से शुरू हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, शादी किसने शुरू करी थी, हु आर द फर्स्ट पीपल टू गेट मैरिड, और कैसे शादी कैसे हुई थी, हाउ वाज सप्तपदी डन, क्या सप्तपदी हुई थी, क्या हुआ था, कैन एनीवन टेल मी दैट, द आंसर इज नो। वैसे ही अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि फूल डे का त्यौहार जो कहाँ से आया था, किस टाइम पर आया था, कब से शुरू हुआ था, नो वन कैन टेल दैट। आपके लोकल जितने कस्टम्स होंगे, आप पूछोगे घर वालों से कि कस्टम कहाँ से आए थे, दे वॉन्ट बी एबल टू टेल यू बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स ने बताया था, उनके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने बताया था, बट नो वन नोज हाउ एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड। अगर हाउ पता भी हो, व्हेन का आइडिया नहीं होता। तो कस्टम हैज़ टू बी दैट एंटीक, उसको उतना पुराना होना इंपॉर्टेंट है। तो हमने पांच चीज़ें बात कर ली है, रीजनेबलनेस इन कंसिस्टेंसी विद द रीजनेबलनेस इन कंफर्मिटी विद द स्टैट्यूट लॉ, सर्टेन, कंसिस्टेंट एंड एंटीक, कंसिस्टेंसी विद स्टैट्यूट्स एंड ऑल अदर लॉज, एंड इट शुड बी एंटीक। फिर आता है, बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, दी कस्टम शुड बी इन कंटिन्यूटी, उसमें ब्रेक ना हो रहा हो। आज फॉलो हुआ, एक साल उसके 100 साल तक फॉलो नहीं हुआ, 100 साल बाद फिर शुरू हो गया, फिर नहीं हुआ, फिर शुरू हो गया, फिर नहीं हुआ, ऐसा नहीं। अगर वो कभी शुरू हुआ था वो तब से लेकर आज तक चलते हुए आ रहा होना चाहिए। अगर उसमें कभी ब्रेक्स हों
तब वो कस्टम नहीं होगा। ब्रेक किस टाइप के हो सकते हैं? कोई लीगल ब्रेक, सपोज कोई कस्टम था, गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करके उस कस्टम को रोक दिया, और इसके बाद में नई गवर्नमेंट आई, उसने उस एक्ट को रिपील कर दिया। अब जिस एक्ट ने उस कस्टम को रोका था वो एक्ट चला गया। सपोज बात करें चाइल्ड मैरिज की, तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट हमारे पास एक्ट है, बट कोई नई गवर्नमेंट आती है, वो कहती है कि हम चाइल्ड मैरिज को मानते हैं, हम उस एक्ट को हटा देते हैं। उस एक्ट को हटा दिया, अब जो कस्टम वापस रिबॉर्न तो हो गया, बट कुछ टाइम के बाद नई गवर्नमेंट आई, उसने कहा नया लॉ फॉलो कर दिया। अब आप बोलोगे कस्टम था, तो नहीं जी, अब ये कस्टम नहीं रहा, क्योंकि इसमें ब्रेक आ गया। दिस कस्टम इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी नहीं है। 6 चीजें हमने बात कर ली है। सातवीं है, इट मस्ट बी पीसफुल इन प्रैक्टिस। अब अगर आप कोई कस्टम फॉलो कर रहे हो तो कस्टम का पर्पस क्या है? इट केम फ्रॉम अ रिलीजियस वे, और रिलीजियस से निकल करके आया था, टू प्रोवाइड पीस टू पीपल, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल। बट अगर वो पीसफुल नहीं है, देन इट इज नॉट अ कस्टम। अ कस्टम हैज टू बी पीसफुल, इट शुड नॉट हार्म्स अदर पर्सनस राइट। ठीक है, इट इज सिंपल एज दैट। फिर हम बात करते हैं कि पब्लिक पॉलिसी के अपोजिशन पे नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डाउरी, सती और चाइल्ड मैरिज, वाई आर दे नॉट अ कस्टम? बिकॉज दे आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, लोगों के अगेंस्ट है, लोगों की भावनाओं के खिलाफ है। एंड लास्ट थिंग इज, अ कस्टम मस्ट बी जनरल और इट मस्ट बी यूनिवर्सल। या तो कस्टम किसी स्पेसिफिक एरिया पर हो, या पूरी सोसाइटी एज अ लार्ज फॉलो कर रही हो। अगर मतलब इट हैज़ टू बी यूनिवर्सल, हर सबको पता होना चाहिए कस्टम क्या है। ये ना हो कि आधे लोगों को पता है, आधे को नहीं पता है, उन आधों में से भी आधे फॉलो करते हैं, आधे फॉलो नहीं करते, तो कस्टम कस्टम नहीं होगा। इट मस्ट हैव ऑल दोज रिक्वायरमेंट। तो हमने क्या क्या बात करी? अ कस्टम मस्ट बी रीजनेबल, इट मस्ट बी इन कंफर्मिटी विद स्टैट्यूट लॉ, इट मस्ट बी सर्टेन, इट मस्ट बी एंटीक, it must be continuous, it must have consistency, it must be peaceful in practice, it must be opposed to public policy, it must not be opposed to public policy, it must be general and universal। ठीक है, अगर ये चीज़ें कस्टम्स के अंदर फॉलो होती हैं, देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड कस्टम, अदरवाइज दैट पर्टिकुलर थिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट कस्टम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कस्टम्स के बारे पर। हमने क्या बोला है, कस्टम क्या है? कस्टम एंशिएंट द्वारा अगर सम अप करें तो कस्टम एंशिएंट टाइम से चलते हुए आ रहे रीति रिवाज हैं, जिन्होंने लॉ का फॉर्म ले लिया है। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, बाइंडिंग होंगे, नॉन बाइंडिंग होंगे। नॉन बाइंडिंग हुए तो सोसाइटी का प्रेशर है, आप फॉलो करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, बट फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज सोसाइटी आपको आउटकास्ट कर देगी। अगर बाइंडिंग नेचर के होंगे तो 2 टाइप के हो सकते हैं, लीगल कस्टम या कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम वो कस्टम है जो कस्टम थे बट लॉ का फॉर्म में आ गए हैं, और जो आपका अनकन्वेंशनल कस्टम, ये कन्वेंशनल कस्टम है, वो कस्टम्स हैं जो कन्वेंशन से आपने, हम लोगों ने, जो लोग फॉलो करते हुए आ रहे थे, हमने भी फॉलो कर दिया एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, बट कोई लॉ इसकी बात नहीं करता। दोनों बाइंडिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि अगर कल कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट उसको बाइंड इन्फोर्स करवा सकती है। ठीक है, उसके अलावा कस्टम को वैलिड होने के लिए 7-8 रिक्वायरमेंट करना कंपलसरी है, बट 5-7 रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है। ये 5 अगर आप भी याद रखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनेबल होना कंपलसरी है, इट मस्ट बी इन कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूट, इट मस्ट बी एंशिएंट, देखो रीजनेबलनेस, एंटीक्विटी, consistent continuity, and it must be in consonance with the laws of the land. It must be certain, देखो सर्टेनिटी जो याद करो, एंटीक्विटी, रीजनेबलनेस, सर्टेनिटी, कन्फर्मिटी, कंसिस्टेंसी। इन 5 चीज़ों को याद कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। बट अगर आप बाकी सभी याद कर सको, दैट इज वे टू गुड। बट अगर कस्टम को वैलिड होना है तो इसको इन 5 चीज़ों का टेस्ट तो गुजर के जाना ही जाना पड़ेगा। अगर बाकी हो ना भी, पब्लिक पॉलिसी के अपोजिशन में भी निकल करके आए, कोई लॉ नहीं है, देन ऑल्सो इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कस्टम इन सर्टेन केसेस। बट स्टिल जो 5 चीज़ें हैं, एंटीक्विटी, रीजनेबलनेस, कन्फर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, अगर ये 5 चीज़ें लॉ कोई कस्टम फॉलो करता हो, देन इट इज़ अ वैलिड कस्टम फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग अ सोर्स ऑफ लॉ। देन यू कैन से दैट कस्टम इज अ सोर्स ऑफ लॉ। और हमारा जो जितना भी हम लॉ फॉलो करते हुए आ रहे थे, जितना भी हम चीज़ें फॉलो करते हैं, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द कस्टम्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने जो अब एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जिनकी ये वीडियो हेल्प कर सकती है। और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एंड आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। एंड अगर कोई डाउट वगैरह है तो हम बात कर लेंगे। अगर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @thevivortiwari। आप वहाँ आकर के मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड वी कैन टॉक एंड डिस्कस योर इश्यूज़ एंड एवरीथिंग। तो आज की वीडियो में ही ख़त्म करते हैं, और हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जहां बात करेंगे लेजिस्लेशंस की। कस्टम्स, लेजिस्लेशंस,
प्रेसिडेंट्स। ठीक है, इस फॉर्म पे चलते हैं। तो कस्टम्स हम आज समझ चुके हैं कस्टम्स क्या होते हैं। कस्टम्स इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ, मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ एज वेल, बिकॉज कुछ लॉ हम कस्टम से लेकर चले हैं और कुछ कस्टम्स हम कन्वेंशन की तरह फॉलो करते हुए आ रहे हैं। दैट इज वाई कस्टम इज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो बस आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।